हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल में बोला गया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। आप सभी को मालूम होगा कि फोकसांतर को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसका सांकेतिक चिन्ह एफ होता है, यानी इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो एफ बराबर r/2 होता है और इसे हम यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये r बराबर 2f हो जाता है। इसे हमें ये पता चलता है कि किसी भी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वहीं पे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। तो यदि f बराबर r/2 की बात करें तो कोई भी आपको ऑप्शन में a बराबर r/2 नहीं दिया गया है, लेकिन r बराबर 2f दिया गया है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 में कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये दोस्तों होते हैं आपतन बिंदु। यहाँ से आते हैं आपतित किरण, आपतन बिंदु पे टच करके ये परावर्तित हो जाते हैं। बीच में एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम और आप सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये 2 नियम प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के नियम होते हैं। लेकिन हमसे ये पूछा गया है यदि ये निर्गत किरण होगी और अभिलंब के बीच से बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं। तो जिस प्रकार से आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, उसी प्रकार से आप निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो निर्गत कोण कहेंगे। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी वह कौन ऐसा लेंस है जिसे हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपसे अपसारी पूछ दिया गया है, जब भी आपसे अपसारी लेंसों की बात की जाए तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अवतल लेंस हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, वहीं पे अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या यानी आर का जो मान है ना, वो 28 सेमी दिया गया है। आपसे पूछा गया है इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यानी एफ का मान पूछा गया है। आप सभी को तो मालूम होगा कि एफ बराबर यानी फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है, यानी ए बराबर r/2 होता है। तो आर का जो मान क्वेश्चन दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो 28 दे रखा है। तो हम लोग 28 बटा 2 लिख सकते हैं। इसे आसानी तरीके से हम लोग कटा सकते हैं, तो ये 14 दूनी 28 कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का जो मान है ना, वो 10 सेमी दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है इसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, यानी 2f हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 गुने हमें चाहिए f का मान। तो f का मान देख लीजिए, यहाँ पे 10 दिया गया ना, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 में 2 से गुना करके देख लीजिए, तो 10 दूनी ये 20 सेमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन में चयन करना होगा कि 20 सेमी कहाँ पे दिया गया है। तो यदि आप ऑप्शन ए, बी और सी को देखेंगे ना, तो यहाँ पे 20 सेमी आपका ऑप्शन बी में दे दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मान लेते हैं कि यह हमारा एक प्रिज्म है। इस प्रकार से त्रिभुज के आकार का प्रिज्म होते हैं जिसमें कुल सतहों की संख्या 5 होती है।
तो प्रिज्म की एक खासियत होती है कि जब भी इस पे श्वेत प्रकाश टकराता है ना, तो वो 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। तो श्वेत प्रकाशों को प्रिज्म से टकराने के बाद यानी प्रिज्म से अपवर्तन होने के बाद ये 5 रंगों में जो विभक्त हो जाती है, 5 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिस पर 1 से लेकर पूरे 7 तक के सातों क्रम में रंगों की इस प्रकार से कतार लगी रहती है। इसे ही हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यदि हम लोगों को सूर्य के प्रकाशों में जो 7 रंग होती है, सातों रंगों को एक पर्दे पर उतारना हो, तो इसका हम लोग किसके प्रयोग के माध्यम से स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पे सातों रंगों की पट्टी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रिज्म का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो आप आसान तरीके से बता सकते हैं कि प्रिज्म में सतहों की संख्या कुल 5 होती है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 कहता है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी कितनी होती है। सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति को समान स्पष्ट दूरी यानी किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए उसका न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछा जाए या स्पष्ट दूरी पूछा जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 25 सेमी होगा। यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूर बिंदु बोल दिया जाए कि किसी भी व्यक्ति समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो दोस्तों दूर बिंदु अनंत पे होता है। स्पष्ट दर्शन दूरी 25 सेमी होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। मैट्रिक के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों आज जान ही लीजिए, आमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है और इसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो यहाँ पे बोला गया किसी बल्ब में 220 वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट कितना यानी V का जो मान है वो 220 है और कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो 220 वोल्ट के एम्पियर यानी ए का जो मान है वो 2 दिया गया है। आपसे पूछा गया है प्रवाहित धारा का यानी बल्ब का फिलामेंट पूछा गया है। तो इसका आसान सा फॉर्मूला होता है बल्ब का फिलामेंट बराबर V/A होता है। यानी आप 220/2 कर दीजिएगा। इसे कटने के बाद में क्या आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा। आप ज्ञात क्या कर रहे हैं, तो प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं ना, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब 110 ओमेगा हो जाएगा, यानी ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपका यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 110 ओम। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन 11 कहता है, यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। काफी सिंपल सवाल है, उम्मीद है इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि जब किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो गतिशील कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 12 कहता है कि ओम के नियम निहित है। आप सभी को मालूम होगा कि ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम कहता है किसी चालक तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है।
यानी V समानुपाती I क्या होता है, या V बराबर IR होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे V बराबर IR, यानी आपका ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि आखिर विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानिए कि ये विभवांतर होते क्या है। तो दोस्तों विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एकांक धन आवेश से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं, इसे हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा, विभव या विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 14 कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों लोहा को जिंक के साथ जब लेपित करते हैं तो उसके दौरान एक क्रिया जो होती है ना, उसे हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चुना है। ये चारों ऑप्शनों में आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र है। दोस्तों याद रखिएगा, CaO को हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो बुझा हुआ चूना या काली चूना का भी अनुसूत्र होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग चूना जल कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम लोग चूना जल कहते हैं। उसके बाद में ऑप्शन सी में दिया गया CaCO3। तो दोस्तों याद रखे होंगे आप कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र संगमरमर, बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, खड़िया बोल दिया जाए या संगमरमर बोल दिया जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब CaCO3 होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है, तो जान ही लीजिए CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जो संगमरमर के साथ साथ यहाँ पे खड़िया का भी अनुसूत्र होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया था कि बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि CaO होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान संभवतः कितना होगा। मान लेते कोई ऐसा विलयन है जो नीला लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पढ़ाया गया होगा आम्ल क्षार एवं लवण वाले चैप्टर में। हम हालांकि उसका वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। सभी सेट का NCERT का सोल्यूशन हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, या आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सभी NCERT के सोल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे HP सुरेश महोदय नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा pH स्केल का आविष्कार किया गया। अब इस pH स्केल की खासियत क्या होती है, तो इससे हम लोग किसी विलयन की उदासीनता, क्षारीयता तथा अम्लीयता को मापते हैं। यदि किसी विलयन का pH मान 1 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। यदि कोई विलयन का pH मान 7 से लेकर 14 के बीच में आता है ना, तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। अब यदि किसी विलयन का pH मान 7 या 7 के बराबर आता है तो वैसे विलयन को हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है यदि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब जाहिर सी बात है, नीला लिटमस पत्र है, यदि उस विलयन में डूबने पर वो लाल लिटमस पत्र में बदल दे रहा है तो वो अम्लीय होगा। अब अम्लीय जल विलयन का जो pH मान हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं 1 से लेकर 7 के बीच में होगा। तो 1 से लेकर 7 के बीच में आपका ऑप्शन कौन सा है, तो 5 है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 5। अगर इसी क्वेश्चन को एग्जाम में उल्टा पूछ दे, यदि किसी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसका pH मान क्या होगा, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 10 भी हो सकता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो अपवाद में पाया जाता है, जो कमरे के समान ताप पर तरल अवस्था या द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रोमीन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए। क्वेश्चन 18 का कहता है कि शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो आप सभी को बता दें, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का,
लेकिन जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है ना, ये लगभग 22 कैरेट का होता है। आप बहुत सारी दुकानों पे देखे होंगे कि लिखा रहता है 22 से 23 कैरेट शुद्ध सोना द्वारा निर्मित आभूषण। तो यहाँ पे 23 कैरेट तो ना ही रहता होगा, ज्यादा करके 22 कैरेट सोना का ही शुद्ध आभूषण बनाया जाता है, जिसमें 2 कैरेट अन्य धातु मिलाकर जैसे निकेल हो गया, पीतल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब मिलाकर आभूषण बनाया जाता है। अब यहाँ से मैट्रिक के एग्जाम में एक दो और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि सोने की शुद्धता की पहचान किस मार्क से की जाती है। तो आप बोलेंगे कि सर हॉल मार्क द्वारा की जाती है। फिर बोला जाएगा कि सोने की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, यानी शुद्ध जो सोना है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो आप बोलेंगे कैरेटोमीटर द्वारा, ठीक है। और शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो ये होता है 24 कैरेट का। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 करता है कि पीतल है। दोस्तों पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु होता है। वो इसी क्वेश्चन को एग्जाम में बोल दिया जाता है कि कार्बन क्या है। तो आप सभी को बता दें, कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है और इसकी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों मनुष्य में श्वसन क्रिया के दौरान अनेक प्रकार के ऐसे शरीर में क्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप और बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ हमारे शरीर में बन जाते हैं, जिसको मनुष्य के शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया करना उत्सर्जन कहलाता है। अब मनुष्य में बहुत सारे ऐसे उत्सर्जी अंग हैं जो उत्सर्जन करने में सहायक होते हैं, जिनमें से जीता जागता उदाहरण क्या है, तो ये ब्रिक है। जो कि ब्रिक जो कार्य है ना, ब्रिक का कार्य ही होता है उत्सर्जन करना। बहुत बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कुछ उत्सर्जी अंगों के नाम लिखे, तो आप बोल सकते हैं विक्राणु या ब्रिक हो जाएगा। उसके बाद बोला जाता है कुछ उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे, तो उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा, तो ये अमोनिया हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा, अमोनिया हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, तो यूरिया हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, तो यूरिक अम्ल हो जाता है। ये सभी होते हैं मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंगों में बने उत्सर्जी पदार्थ के नाम कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भाई साहब हमें ये बता दीजिए कि आखिर ये यूरिया का अनुशुद्ध क्या होता है। तो याद रखिएगा NH2CO NH2 जो होता है ये यूरिया का आणविक सूत्र होता है। वहीं पे ग्लूकोज की बात करें तो ये होता है C6H12O6 होता है। वहीं पे चीनी की बात कर ले तो ये होता है C12H22 और O11 होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। याद रखिएगा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये काकरोच में पाया जाता है। अपने भाषा में कहे तो बहुत सारे जितने भी गांव से बिलोंग करते हैं उन सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि ये तिलचट्टा होता है। देखिए एक तिलचट्टा हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं और इसी तिलचट्टा को हम लोग किताबी भाषा में काकरोच कहते हैं, जिसमें सफेद खून पाया जाता है और यही खुला परिसंचरण तंत्र में भी पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। काफी सिंपल सवाल है, बोला गया है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन का पाचन कूटपाद के द्वारा, देखिए अमीबा क्या करता है, कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाने में ले जाता है और वहां पे उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में कर देते हैं और अनपचा जो भोजन है ना, ये अमीबा की त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस प्रकार से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कूटपाद के द्वारा पोषण क्रिया किसमें संपन्न होती है। तो आप बोलेंगे सर अमीबा में होती है। एक कोशिकीय कौन सा है, तो अमीबा है। और कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अमीबा हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 23 कहता है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि बहुत बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में आप सभी को सवालों का सामना करना पड़ा होगा कि किसके कारण पत्तियां हरा दिखाई देती होगी। जैसे सवाल की आपके मन में आ गया होगा कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई पड़ता है। जब क्लोरोफिल होने के कारण जब पत्तियों का रंग हरा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होगा ना वो क्या होगा, हरा होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 24 को देखें तो क्वेश्चन 24 कहता है कि मानव मानव में जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा
कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। अब मादा में बात करें तो अंडाशय मादा में पाए जाते हैं, गर्भाशय भी पाए जाते हैं, डिंब वाहिनी भी पाए जाते हैं। लेकिन ऑप्शन सी की बात करें तो ये शुक्रवाहिका केवल नर में पाया जाता है, यानी पुरुष में पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शुक्रवाहिका। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 25 कहता है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं, यानी फूल में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि फूल में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग पुंकेसर या पुमांग कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर या पुमांग कहते हैं। तो वहीं पे बात करेंगे नर की जगह पे मैट्रिक एग्जाम में यदि मादा पूछ लिया जाएगा ना कि पुष्प में पाए जाने वाले मादा जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब स्त्री केसर या जयांग कहा जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही इंपोर्टेंट है। उम्मीद है आज की इस वीडियो सीरीज में जितने भी हम आप सभी को 1 से लेकर 25 के अलावा अन्य क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन दिखा दिए हैं वो आप सभी को समझ में आ गया हो। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारा ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर मैथ इन मैजिक टिप्स को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक कीजिए और आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मैथ इन मैजिक टिप्स को जरूर इंस्टॉल कीजिए। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ट्विटर के साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपका जो भी मन में सवाल हो आप हमसे आसानी तरीके से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।